So, good afternoon. Today I'll be starting with the new chapter, new concept. आप सबने simple harmonic motion सुना है ना? So we'll today be discussing about periodic motion and oscillatory motion. KTG आपका complete नहीं हुआ है, उसका एक topic करवाया, कुछ थोड़ा बहुत रहता है. तो I wanted to start with something very interesting क्योंकि अभी exams सबके delay होने वाले हैं. तो एक बार जो बचे हुए दो chapters हैं, SHM and Waves, उसको finish करके फिर हम KTG को pick up करेंगे. तो और जो लोग भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप में से जो तो घर से बाहर नहीं निकलता है उसकी बात तो अलग है, बट जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, दे मस्ट कम एंड डू द क्लासेस ऑफलाइन, राइट? टुडे आई बी गिविंग अ पर्सनल कॉल टू योर पेरेंट्स. जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, दे मस्ट कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि मैं अब यहाँ पे शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूंगा. उन शीट्स पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ बैठ के, जो घर पे कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आई वाज जस्ट टेलिंग किड्स, अगर हाँ जिसकी तबीयत ठीक नहीं है बात अलग है, दे कैन, वो पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही आए. जिनकी तबीयत ठीक है, दे मस्ट स्टार्ट कमिंग. तो मैंने आपको बताया वो डिफरेंस रहेगा क्लास में हमेशा. और सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को ये बता रहा था कि आप सभी अपने स्कूल्स में होने वाले फाइनल एग्जाम्स की डेट्स, उसका शेड्यूल जरा एक बार फाइंड आउट कर लें, ठीक है? इफ यू कैन देन इट्स फाइन, अदरवाइज टॉक टू योर पेरेंट्स कि उनको फाइंड आउट करना है और हमें बताना है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करना पड़ेगा. मे बी देयर आर 2-3 स्कूल्स जो प्लान कर रहे हैं फेब में, देयर आर 2-3 अदर स्कूल्स वर प्लानिंग इन अप्रैल. सो उसके अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा. प्लस जो बच्चे कंपटीशन को सीरियसली टेक ऑन कर रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि अब हम लोग कंपटीशन पार्ट पे टाइम ज्यादा स्पेंड करें, सीबीएसई पार्ट पे कम करें. आ रही बात सुनने? सो वो स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा. सो डू इट इन 1 or 2 days. बिफोर डे आफ्टर टुमारो आप मुझे ये बात बता देंगे, अपने स्कूल के शेड्यूल एग्जैक्टली ना भी मिले, अप्रॉक्सीमेट डेट मिल जाए कि कब फाइनल एग्जाम है, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कि भाई ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है. अगेन आई वुड स्टार्ट विद एन एग्जांपल. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन. आप बताते रहना आपकी नॉलेज जो कहती है, इज इट पीरियोडिक और ऑसिलेटरी? पीरियोडिक. मैक्सिमम का आंसर पीरियोडिक है. अगर हम यहाँ पर एक थ्रेड हैंग करें, उसके साथ पेंडुलम बॉब होता है, बॉब अटैच करके हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, व्हाट काइंड ऑफ मोशन वुड दैट बी? Oscillatory motion, right? Isn't that also a periodic motion? क्या ये पीरियोडिक नहीं है? क्या ऐसा है कि मैं जो भी एग्जांपल्स आपसे पूछूंगा या तो वो पीरियोडिक होगा या फिर ऑसिलेटरी होगा? These are some of the things जो हमें रिजॉल्व करनी है आज क्लास में, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन करवाता हूँ, फिर इन एग्जांपल्स को दोबारा से टेक ऑन करें. तो लिखना शुरू करें. आप यूनिट का नाम लिख दीजिए, यूनिट का नाम लिख दीजिए ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस, और उसके साथ ब्रैकेट में लिख देना SHM, क्योंकि आपका सिलेबस बेसिकली SHM के लिए ही रिकमेंड करता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन, विल कम टू दैट लेटर. फर्स्ट, पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन लिखें. एवरी मोशन which repeats itself, every motion which repeats itself after a fixed interval of time. Every motion which repeats itself after a fixed interval of time is called periodic motion. Is called periodic motion. Examples. Number 1, revolution of earth around sun. Revolution of earth around sun. Number 2, motion of a mass attached to a spring. Motion of mass attached to a spring. है ना? इमेजिन कर सकते हैं आप, चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं साथ में. ऐसे करके स्प्रिंग बनाया, इसके साथ मास अटैच हो गया M. जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, you push it a little inwards and release. The kind of motion you observe is periodic motion. Fine. मम्मी है नानी.
किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज टेक केयर। अवनी, अवनी आपका माइक ऑन मेरी है। क्लास चल रही है, मैं अभी ना फॉर्म में नहीं आ पा रही, कब मैं 15 दिन से छुट्टियां कर रखी है। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। हाँ ठीक है, चलो एनीवेज। तो ये बेसिकली कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। कारण क्या है? आप जैसे इसे कंप्रेस करके रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे तो ये आगे जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, राइट? इफ वी कंसीडर कि किसी तरह का हीट डिसिपेशन नहीं है, मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन होगा तभी तो हीट लॉस होगा ना, फ्रिक्शनलेस तो कोई हीट लॉस नहीं होगा। जब हीट लॉस नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? इट विल कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। उनके बीच में हमेशा के लिए ऑसिलेशन चलता है, कभी एंड ही नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम displaced slightly from mean position. Displaced slightly from mean position. From mean position. तो ऑब्वियस है, उसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? वो पोजीशन जहां पे इक्विलिब्रियम में होता है। वी नीड टू स्टे करेक्ट टेक्निकली, राइट? व्हाट इज मीन पोजीशन? वो पोजीशन जहां पे ये इक्विलिब्रियम में होता है। ये भी देखो, अगर आपने स्प्रिंग से जस्ट अटैच करके रखा ही है अभी, तो इट इज इन इक्विलिब्रियम। आप जब इसे कंप्रेस करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम से बाहर जाएगा। तो भी जो ऑसिलेशन चलेगी वो जिस जिस पोजीशन के अबाउट चलेगी, दैट पोजीशन इज कॉल्ड mean position, and that is basically the equilibrium position, right? ये मान के चले कि आज की क्लास आपको इस कॉन्सेप्ट से पूरी तरह कंफर्टेबल करने के लिए है कि हम पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को कैसे समझते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। सो ऐसे ही लेट अस टेक ऑन एग्जांपल ऑफ अ पेंडुलम। आप इस पेंडुलम को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़िए, ऐसे करके यहां तक ले आइए और रिलीज कर दीजिए। तो ये क्या करेगा? ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, ठीक है? दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी, बट इज इट पीरियोडिक? कैसे पता चलेगा? देखें, अगर आप इस पोजीशन पे फिंगर रखें तो ये इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, होगा ये सब कुछ। दैट मींस आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है। वो चीज लिखना बहुत जरूरी था, हमने लिखा है, देखो डेफिनेशन के अंदर, रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? तो वो जरूरी है, इंटरवल फिक्स रहना चाहिए। डन? सो ऐसे मोशन जो हमने लिखे क्या बन गए? पीरियोडिक मोशन। कोई और एग्जांपल आप बताना चाहो? कोई और पीरियोडिक मोशन? सोचो सोचो। इट्स यू नो ऑल अबाउट कि आप अपने आसपास की चीजों को कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। जो भी आपको समझ में आ रहा है आप बोल सकते हो, सही गलत की चिंता मत करो। कोई एग्जांपल आपको? हाँ, गिटार। अगम का है कि गिटार, अगम आप बजाते हो गिटार? वृंदा कह रही है मेरी गो राउंड, वेरी गुड। अच्छा चलो ठीक है। गिटार में आप जैसे उसे प्लग करते हैं स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग का मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी बोल सकते हैं, आपको बताऊं उसका डिफरेंस क्या होता है। एंड दैट इज बेसिकली अ पीरियोडिक मोशन। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड जब एक ही स्पीड से चल रहा हो, वृंदा वहां पे एक चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी कि जब वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो उस समय आप एक फिक्स टाइम के बाद एक पॉइंट को टच करते जाएं। अब ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। किसका? क्लॉक का, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। सबसे सिंपल स्ट्रेट एग्जांपल जो बचपन से देखते आ रहे हैं वो हमें बताया हरप्रीत जी ने, दैट इज क्लॉक। क्लॉक में अगर सेल खत्म ना हो तो उसके जो निडल्स हैं, आर्म्स हैं, वो एक फिक्स टाइम के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करती रहती है। सो दैट्स अ पीरियोडिक मोशन। अलोंग विद दैट फैन का एग्जांपल ले सकते हैं आप, बट फैन में फिर से एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी कि आप कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब 1 2 या 3 या 4 या 5 किसी एक स्पीड पे फिक्स करके फैन को रन कर रहे हैं, तब उसका उसके ब्लेड्स का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। इट्स नॉट सो कि आप फैन को स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑफ करेंगे फिर भी उसका हर ब्लेड एक पोजीशन को क्रॉस तो करेगा, बट इट वोंट बी क्रॉसिंग इट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। दैट टाइम इंटरवल वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग क्योंकि वो स्लो होता है। दैट्स नॉट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक तब बनेगा जब टाइम इंटरवल फिक्स रहेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। सर ये भी तो कुछ टाइम बाद उसकी जो पोजीशन है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है अर्नब ने कि सर यहाँ पे नेचुरली अगर हम करके देखें तो कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा और रुक जाएगा।
ये भी तो वो रियल कंडीशन है जहां पे सरफेस रफ होगा, यहाँ पे एयर का इफेक्ट होगा। तो मैंने बताते हुए पहले ही चीज बोली कि वी हैव टू कंसीडर इट टू बी फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे एयर का इफेक्ट नहीं कंसीडर करना, ये आइडियलाइज्ड कंडीशंस है आपको ये समझाने के लिए कि भाई पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है। उसमें वो अपना पीरियड चेंज भी कर सकता है जब ऐसे मूव करेगा, वो समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो फैन की बात समझ में आ गई। स्कूटी चलाते हैं आप, बाइक चलाते हैं, सपोज करें कि आप एक बहुत ही लंबे रोड पे जो सपोज 2 किलोमीटर लॉन्ग है और जिसमें बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई इधर उधर से आने के लिए कट नहीं है, आप आराम से 40 की स्पीड पे अपनी स्कूटी या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके व्हील का मोशन होगा, व्हील का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? अगर कोई बाहर से खड़ा होकर देखेगा तो उसके लिए पीरियोडिक नहीं होगा। अगर आप देखो कार में जो व्हील होता है ना, वो एक्सेल से अटैच्ड होता है। अगर एक्सेल के ऊपर खड़ा होकर कोई देखेगा तो उसको पीरियोडिक दिखाई देगा, लेकिन कोई बाहर से खड़ा होकर देखेगा तो उसको पीरियोडिक नहीं दिखाई देगा। कारण बताएं। कार या बाइक तो आगे चलती चली जाएगी, पोजीशन चेंज होती रहेगी ना। अगर कोई सड़क पे खड़ा होकर देखेगा, उस रेफरेंस पॉइंट से देखेगा, तो उसकी पोजीशन रिपीट कहां हो रही है? तो कार तो आगे जा रही है, व्हील तो आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप कार में बैठकर व्हील को देखेंगे तो फिर उसकी पोजीशन क्या होगी? पीरियोडिक पोजीशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स कि आप जो जो भी उसके रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं उनको बड़े ध्यान से। क्या सभी को क्लियर हुआ? अब जैसे फैन रिवॉल्व कर रहा है, हम लोग क्लासरूम में बैठ के देखें तो इसका मोशन आपको पीरियोडिक नजर आएगा, लेकिन इफ somebody इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, उसके लिए थोड़ी ना पीरियोडिक मोशन है, उसके लिए तो पोजीशन चेंज होती जा रही है। ट्रेडमिल विद कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल सही, ये भी एग्जांपल सही है। ट्रेडमिल के ऊपर बेल्ट होती है, वो बेल्ट ऐसे घूमती है ना। आटा पिसवाने जाते हैं, चक्की होती है, चक्की में भी बेल्ट होती है, वो बेल्ट ऐसे घूमती है। तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मेरी बात को समझो, इट इज नॉट सो कि आप आए, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी और 3 एग्जांपल बताया, आपने वो याद कर लिया। दिस इज नॉट फिजिक्स। ये चैप्टर फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है, क्योंकि इसमें दिखने वाली चीजें, जैसे लॉज ऑफ मोशन था, वर्क एनर्जी था, वर्क एनर्जी में फिर भी कम चीजें थी जो आपको दिखाई देती है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में सब कुछ आप कोरिलेट कर पा रहे थे। ये फिर से वैसे ही चैप्टर, तो बहुत जरूरी है इसको शुरू से ही ध्यान से, राइट? ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स मैंने लिखवा दिए, बाकी आपके माइंड में डाल दिया, आप सोच सकते हैं कहीं पे भी। एक लास्ट एग्जांपल जो मुझे समझ आ रहा है, डिस्कस करना जरूरी है। सपोज आपके पास एक बॉल है, उस बॉल की आप ड्रिबलिंग कर रहे हैं ऐसे करके, है ना, उसको हिट करते हैं, वो फ्लोर पे जाके रिबाउंड होती है, फिर ऊपर आती है, फिर से आप हिट करते हैं, ऐसे चल रहा है। तो ये कैसा मोशन होगा अगर आप फिक्स्ड हाइट से उसे हिट करते हैं? कैन आई से दिस विल बी अ पीरियोडिक मोशन? यस, एग्जैक्टली, दैट विल बिकम अ पीरियोडिक मोशन। सबको समझ आया? सो ये सब एग्जांपल्स थे पीरियोडिक मोशन के। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आपको यहाँ पे अटैच करना ही करना। अब आप स्टार मार्क करके लिख दीजिए, स्टार मार्क करके लिखें, एवरी पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक मोशन, एवरी पीरियोडिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, represented mathematically as a combination of sine and cosine functions, as a combination of sine and cosine functions, cosine functions। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूँ, पहले तो ना एनसीईआरटी रीड करने के लिए बोलते थे कि अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करें देन यू शुड रीड एनसीईआरटी, बाकियों का काम चल जाता था। बट अभी जो एग्जाम पैटर्न है सीबीएसई का, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स एज इट इज बुक से उठ के आते। तो अभी तक तो मैंने आपको फोर्स नहीं किया था, बट अब मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, यहां से शुरू कर लीजिए, एक नई शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि पीछे के जितने चैप्टर्स थे अब मेरे को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो वो सारे रिवाइज करवाऊंगा। तो डोंट यू वरी, यहां से शुरू कर लो, आज से आप एनसीईआरटी रीड करोगे, हर रोज के आपने 2 से 3 पेज रीड कर, राइट? कौन कौन करेगा? रेज हैंड। हाँ, बड़ी इच्छा तो नहीं हो रही पर फिर भी, हाँ चलो, वेरी गुड। सो सभी को रीड करना है, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी, इट इज फॉर सीबीएसई एज वेल एज कंपटीशन बोथ, ठीक है? और ये होमवर्क दे रहा हूँ, जो लाइन मैंने आपको भी लिखवाई ना, ऐसी एक सिमिलर लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, और वो किसी साइंटिस्ट ने बताई। तो आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया। डन? चलिए, तो आपसे कोई पूछे कि क्या पीरियोडिक मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल आराम से बोले यस इट कैन बी।
अच्छा कैसे कर सकते हैं? इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। अब जैसे यार तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा साइन कोसाइन फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? बट पहले बात करते हैं ऑस्सिलेटरी मोशन। लिखिए जरा, ऑस्सिलेटरी मोशन। ऑस्सिलेटरी मोशन, ठीक है, याद रखें ऑस्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक ही होता है। मतलब एक ऑस्सिलेटरी मोशन के लिए कंपलसरी है पीरियोडिक होना, बट इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें अटैच रहती है। एक मीन पोजीशन होती है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, और दो एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे आप इस एग्जांपल को समझ सकते, दिस इज द मीन पोजीशन जहां पे इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। आपने इसे यहां तक कंप्रेस किया और छोड़ दिया। जहां तक आपने कंप्रेस किया वो इसका लेफ्ट एक्सट्रीम बन गया, यहां से इधर जाएगा, स्ट्रेच करेगा, ये इसका राइट एक्सट्रीम बन गया, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे। ये एक ऑस्सिलेटरी मोशन भी है। लुक एट दिस, आपने इसे हल्का सा इधर शिफ्ट किया और रिलीज कर दिया, ये भी ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। देयर विल बी अ मीन पोजीशन एंड टू एक्सट्रीम पोजीशंस। पर ऐसा हो क्यों पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि इसकी इनके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। रिस्टोरिंग फोर्स आपके लिए नया नाम नहीं है। कोई बताएगा कहां सुना था आपने ये? इलास्टिसिटी में। कहां पे सुना था? इलास्टिसिटी में, स्ट्रेस डिफाइन करते हुए। स्ट्रेस में भी डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? तो वापस आते हैं यहाँ पे। रिस्टोरिंग का मतलब है जो वापस रिस्टोर करने की कोशिश करता है। आपने इसे खींचा, तो सोच के बताओ, इफ आई स्ट्रेच इट राइटवर्ड्स, कौन सी फोर्स इसको वापस ले लेना चाहिए? जाने किससे कनेक्टेड है ये? कौन सी चीज से कनेक्टेड है? स्प्रिंग से। अब ये चीज है जो आप कभी भी घर पे नहीं फील करते। मैं आप लोगों से जब क्वेश्चनिंग करूंगा, जो लोग काफी पहले से आ रहे हैं ना, वो अब इस चीज के लिए ना कंडीशन हो गए। अब मैं जब उनकी तरफ देखता हूं, उनको लगता है भाई पूछेगा, लेकिन वो घबराते हैं। तो आप लोग जब तक ऑफलाइन नहीं आओगे तो वो एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसको बियर करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं, जिनके पास ऑलरेडी है दैट्स ओके। बट जिनको लगता है कि एग्जाम में बैठते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, उन सब के लिए आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इन बिटवीन सडनली मैंने आपकी तरफ देखा, हाँ बताओ क्या होगा, आपको मैं तो ब्लैंक होगी बिल्कुल बैठे बैठे, जबकि मुझे आता था। सो ये सब धीरे धीरे आपको सीजन अप करना, गॉट दैट? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। सो फिर देखें, कुछ भी नहीं, आपको अच्छे से पता है कि सर स्प्रिंग से अटैच है और आप इसे इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग वापस खींचेगा, दैट्स इट। बट वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है? सो देखें सभी, अगर मैं इस ब्लॉक को राइटवर्ड्स पुल करता हूं तो इट इज द स्प्रिंग फोर्स व्हिच इज गोना एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। वो इसको वापस लाएगी यहाँ पे। लेकिन अब कोई मुझे बताए इस क्वेश्चन का आंसर, इसको वापस खींचा तो यहाँ पे रुका क्यों नहीं? अपने इस पोजीशन को क्रॉस करके आगे क्यों जाएगा? कौन लेके जा रहा है? अगर किसी का आंसर फोर्स है तो उसको मैं क्लियर करूं। देखो, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। स्प्रिंग फोर्स तब लगती है जब एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो। यहाँ पे तो स्प्रिंग का ना तो कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है, कोई फोर्स तो है ही नहीं, तो ये आगे क्यों गया? चेंज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। नहीं, कुछ और बोले, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, और बेटर वर्ड क्या है? मोमेंटम। मतलब कोई बच्चा उधर से भागता हुआ आ रहा है और मुझे उसको रोकना है, तो मुझे उसके मोमेंटम को जीरो करना है। मोमेंटम की वजह से कोई चीज अपनी पोजीशन को क्रॉस करती है। काइनेटिक एनर्जी भी गलत आंसर नहीं है, बट मोस्ट प्रेफर्ड आंसर इज मोमेंट, बिकॉज इट वाज इन मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड एज मोमेंटम, दैट्स व्हाई प्रेफर्ड वन इज मोमेंटम। आई होप सबको क्लियर हुआ। तो फिर समझे ध्यान से एक एक चीज को। आपने अगर पुल करके जब छोड़ा तो भाई इसको फोर्स ने वापस खींचा, फोर्स यहां तक तो ले आई, अब तो फोर्स जीरो हो गई, लेकिन फिर भी आगे क्यों जाएगा? ओवरशूट क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ एक्स, आवाज नहीं आई, बिकॉज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की वजह से आगे जाएगा और स्प्रिंग को क्या करना शुरू करेगा? कंप्रेस। अब फोर्स तो राइट में लगनी शुरू होगी। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग आपको वापस पुश करेगा, तो ये जहां एक्सट्रीम तक जाएगा उसके बाद वापस कौन लाएगा? फिर से स्प्रिंग फोर्स लाएगा। फिर से जैसे यहां पहुंचेगा दोबारा ओवरशूट करेगा। कौन ओवरशूट कराएगा? मोमेंटम। आगे बात समझे? तो इस मोशन के लिए दो चीजें जरूरी थी। इस बॉडी के पास मोमेंटम होना, वो इनर्शिया की वजह से आता है, अगर मास नहीं होगा तो मोमेंटम भी नहीं होगा। और दूसरी चीज रिस्टोरिंग फोर्स जो किसने प्रोवाइड करी? स्प्रिंग। अब यहां चलते हैं, कोशिश करना आप आंसर करने की। ये एक थ्रेड है, इससे हमने एक बॉब अटैच किया, कॉपर का बॉब होता है यूजुअली, वो ब्रास या कॉपर, तो उसे अटैच किया और हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। ये सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। बट अब मुझे बताइए, यहाँ पे इसका जो ऑसिलेशन है
उस ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स का रोल कौन सी फोर्स निकलेगी? देखो एनर्जी कभी फोर्स नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, हम फोर्स की बात करें। सोचिए क्रिश, आप ये हेल्प करो कि सर मुझे ये पता है कि आप कौन कौन सी फोर्स करते हैं। ये जैसे बॉब था, आपने इसे हिला के छोड़ दिया, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स करते हैं? एमजी लग रही है और टेंशन, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बहुत अच्छा लड़का है, बट ना तो सुस्त हो जाता है क्लास, अभी भी तू बिल्कुल सुस्ती में बैठा, फिर भी तूने आंसर, है ना ऐसा? जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड में कारण नहीं पूछा आपसे, फिर भी आई अप्रिशिएट फॉर द आंसर। देखिए ये थ्रेड से कनेक्टेड था तो टेंशन थी यहाँ, और साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स थी। अब सोचो, आप सबको पता था ना ये सब कुछ, तो आई वांट माय क्लास टू बी लाइक कि जैसे ही मैं बोलूं, मेरे कहते ही 2 बच्चे 3 बच्चे हैंड रेज करोगे सर मैं बताऊं, दैट विल मेक द क्लास मोर इंटरेस्टिंग। मुझे भी लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, और मानो मेरी बात को, जब आप अपफ्रंट आगे समझोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो ट्राई टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन क्लास। तो यहाँ क्या, तो भाई कौन सी फोर्स लग रही है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और साथ साथ टेंशन लग रही है। अब सोच के बताओ, इन दोनों में से कोई और फोर्स तो है नहीं, इन दोनों में से कौन सी फोर्स इसको रीस्टोर करने का काम कर रही है, जो इसे वापस लाने की कोशिश कर रही है? आप आंसर कर सकते हैं, मैं उसके लिए कभी आपको डांटूंगा नहीं, सही गलत वो आपने एक्सेप्ट करते जाना है और आंसर करते जाना है। बताएं भाई, 2 ही आंसर हो सकते हैं, कुछ बच्चे टेंशन बोल रहे हैं, कुछ लोग ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। अब सोचो, मैं ऐसे आंसर करता हूं, आपको समझाता हूं। अगर ग्रेविटी को खत्म कर दे, ग्रेविटी को बिल्कुल वैनिश कर दे, तो क्या ये मार्कर यहां से नीचे गिरेगा? यस और नो? नहीं गिरेगा ना नीचे। तो अगर मैं ग्रेविटी को वैनिश कर दूं और फिर इसे यहां तक लेके जाऊं, तो टेंशन तो फिर भी हो सकती है, बट क्या ये वापस नीचे आएगा? सो आपको क्लियर हो गया कि इसे नीचे लाने के लिए कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशन। अगर दोनों का रिजल्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे समझाता हूं आपको, और बड़ा बना देता हूं इसे। ये है, सपोज ये इस पाथ के लॉन्ग ट्रेवल कर, जब ये इस पोजीशन पे होगा तो टेंशन इधर और एमजी इधर, लेकिन इसने ट्रेवल तो टेंजेंशियल करना है ना। कोई भी चीज पाथ के टेंजेंशियल ट्रेवल करती है ना, टेंजेंट मतलब ये वाला, और क्या टेंशन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं होगी? एग्जैक्टली होगी। तो टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो वो तो बिल्कुल भी वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही। कौन कर रहा है कोशिश? mg का कंपोनेंट। अगर आप यहाँ पे एंगल थीटा कंसीडर करें, तो देखो ये थीटा तो ये भी थीटा बन जाएगा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो अब आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कौन सी फोर्स रिस्टोरिंग का रोल प्ले कर रही है? mg sin। दैट्स सिंपल इट इज। ठीक है, तो आई होप अब सबको समझ में आने लगा मीन पोजीशन का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस कैसे डिसाइड होती है, जहां तक हम डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे वो बन जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, और जैसा अर्नब ने कहा वो डिक्रीज होती जाएगी अगर मैं वहां पे फ्रिक्शन का इफेक्ट कंसीडर करता हूं तो, लेकिन आइडियली ना करूं तो वो फिक्स होता है। कोई ना कोई फोर्स रिस्टोरिंग का रोल प्ले करेगी, यानी ऑसिलेटरी मोशन कब होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिस्टोरिंग। तो क्या पीरियोडिक मोशन में इस रिस्टोरिंग फोर्स का कोई रोल नहीं? क्या अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड सन एक पीरियोडिक मोशन है? क्या वहां पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स है? सोचो, रीस्टोर करना, ऐसे से तो कोई फोर्स नहीं है, मोशन की ऐसे कोई फोर्स नहीं है, घूम रहा है। देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ सन इज एक्टिंग ऑन अर्थ, जो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज किए जा रही है। आप कोई मीन पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते, आप कोई एक्सट्रीम पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप बिल्कुल ये सोच सकते थे कि सर उसके सर्कुलर मोशन को तो रिस्टोर कर रही है, बट नहीं, वो रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? एक्सट्रीम और मीन और फिर रिस्टोरेशन। तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज पीरियोडिक मोशन, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हम डिस्कस नहीं कर सकते, हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल व्हिच इज मेकिंग इट रिवॉल्व अलोंग अ सर्कुलर पाथ। बट ऐसे करके मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस, वहां पे जो इसकी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। ना, अर्थ कभी भी उस पोजीशन को टच नहीं करता। देखो यहां, देखो ध्यान से, ये सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो समझे इसे, कभी भी अर्थ यहां नहीं पहुंचेगी
और ये भी अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस करता है, ये भी अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस करता है, तो इसको आप कभी भी मीन पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। हम इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो ये तो यहाँ है नहीं कभी। तो ये एंटायरली डिफरेंट केस है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और ये है जहां पे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग का रोल प्ले। ठीक है, तो हम आसानी से डेफिनेशन लिखो समझ पाएंगे कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक मीन पोजीशन होती है एंड अ रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पांसिबल for the motion of object between two extreme positions, making it pass through mean position again and again. To and fro word याद है? To and fro motion. हाँ, वो oscillation है, वो सिर्फ periodic है, सॉरी oscillation नहीं, वो periodic motion. आपने जैसे हिट किया तो आपने कौन सी फोर्स लगाई? बस यहाँ लगा के छोड़ दी, ग्रेविटी उसको नीचे लेगी, राइट? ग्रेविटी नीचे लेगी, नीचे से हिट होके वापस ऊपर आई, मीन पोजीशन बताओ कहां पर? कहीं पर भी। सो इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। एक बॉल को लेके अगर आप ऐसे करके हिट करते हैं, वो ग्राउंड पे जाती है, हिट करके वापस ऊपर आती है, इसे मैं सिर्फ पीरियोडिक मोशन कहता हूं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बॉल इज ऑसिलेटिंग, बॉल इज नॉट ऑसिलेटिंग। ऑसिलेशन का एग्जांपल दूं? आपने कभी वो किया ऐसे कि एक पाइप सी आती है, उस पाइप पे यहाँ पे होल होता है, उस होल के ऊपर एक बॉल को रख के आप फूंक मारते हैं, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, कभी किया ऐसा? वो वाला मोशन आप कंसीडर फिर भी कर सकते हैं कि आपने हल्की सी फूंक मार रखी है, वो उसको एक लेवल पे क्या करेगी, इक्विलिब्रियम में लेके जाएगी। फिर आपने एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करके छोड़ दिया और फिर नॉर्मल आपने फ्लो करना शुरू कर दिया, तो ऊपर जाएगी ग्रेविटी, नीचे लाएगी, फिर ऐसे करके वो कुछ एक्सटेंट तक आप ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन ये सिर्फ कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। क्लियर? लिखिए जरा ऑसिलेटरी मोशन मेंशन करें। Motion of an object around a mean position। एक काम कर दो यार, स्टार्टिंग में ना टू एंड फ्रो लिखो, मैं सोच रहा था उसको बाद में कहीं एडजस्ट करूंगा। टू एंड फ्रो, TO2 and fro motion of an object around a mean position under the effect of restoring force, under the effect of restoring force is known as oscillatory motion, is known as oscillatory motion। यहां पे स्टार मार्क करके लिख दीजिए। Every oscillatory motion is periodic. Every oscillatory motion is periodic. But every periodic motion may not be oscillatory. But every periodic motion may not be oscillatory. तो अब ना नीचे आप 4 लाइनें छोड़ देंगे, दोनों एग्जांपल्स आप खुद से लिखेंगे। जो मैंने पीरियोडिक मोशन के अंदर ये दोनों एग्जांपल्स बताए थे ना, बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो आप स्पेस छोड़ दीजिए, दोनों एग्जांपल्स आप वहां पे लिखिए। अब इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको क्लियर हो जाता है ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियोडिक मोशन मे नॉट बी, मे वर्ड यूज करना जरूरी है, मे नॉट बी ऑसिलेटरी। डन? हाँ जी सर, अर्थ का रोटेशन क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बताए। कोई अर्थ के रोटेशन को आप कैसा मोशन कंसीडर करेंगे? हाँ, पीरियोडिक, एग्जैक्टली, दैट इज पीरियोडिक। अगर पता है ऐसे होगा कि अर्थ एक बार क्लॉकवाइज घूमती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज आती है, दैट वुड हैव बीन ऑसिलेशन। वो रीजन बहुत सारे हैं इसके, सीजन के साथ चेंज करता है ना। अर्थ जो अपने उसमें रिवॉल्व करती है ना ऑर्बिट के अंदर, वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, हर जगह सिमेट्रिक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अर्थ जो रोटेट करती है, उस रोटेशन की वजह से आप कब सनलाइट ऑब्जर्व करेंगे, वो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज, क्लोजेस्ट टू द सन, फारदेस्ट टू द सन, उसके अकॉर्डिंग चेंज। ठीक है, चलिए फाइन। ऑसिलेटरी क्लियर हो गया, पीरियोडिक क्लियर हो गया। ऑसिलेटरी को भी हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। अब पहले हमें साइन फंक्शन समझ लेना चाहिए क्या। आप में से किस किसने कभी पढ़ा है साइन कोसाइन?
डिफरेंशिएशन तो किया मेरे साथ आपने, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, या पहले से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएशन कैसे लिखे, स्टार मार्क करके। लेट अस अंडरस्टैंड nature of let us understand nature of sinusoidal functions, nature of sinusoidal functions, nature of sinusoidal functions। ठीक है, कौन से हैं साइनोसॉइडल फंक्शंस? पहला फंक्शन मैं पिक करता हूं fx, fx का मतलब क्या है? ft टाइम की फॉर्म। ft लिखने का मतलब है कि हम कोई फंक्शन लिखने वाले हैं जो टाइम की फॉर्म में चेंज हो, जिसका वेरिएबल कौन होगा? टाइम का। तो ft जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 3t प्लस हाफ 4t हाफ t स्क्वायर, तो उसमें क्या हो गया? x कब चेंज करेगा? जब t की वैल्यू चेंज करेगा। सो ft अगर इसे लिख दिया जाए एज साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल T टू स्मॉल, देखिए शाबाश, ft इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय t इनटू t। कैपिटल T इज टाइम पीरियड, वो डिफाइन करूंगा, स्मॉल t इज एनी टाइम। लिखा आपने? अब मेंशन करें, कैपिटल T represents टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए दैट इज मिनिमम टाइम आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, मिनिमम टाइम आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो बन गया आपका कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड। जैसे आप कंसीडर करते हैं ना कि 1 ईयर कितने डेज का होता है? 365, वो थोड़ी सी चलती है 365 366, तो अप्रोक्सीमेटली 365.25, 365.25 अगर इसे काउंट करूं तो ये बन गया अर्थ के रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड। हर 365.25 डेज के बाद अर्थ अपनी पोजीशन को रिपीट कर लेगी सन। ठीक है, ऐसे मून का भी रेवोल्यूशन होता है। चलिए वापस आते हैं। अब ये है t और स्मॉल t क्या है? यू कैन पुट इट एज 0। t के टर्म्स में हम इसे डिस्कस करते हैं। 0, t/8, t/4, t/2, राइट? इस तरह से करते हैं। लेट्स फर्स्ट ड्रॉ कि कैसा बने, लिखिए जरा। ऐसे करके एक टेबल बना, इस टेबल में आप यहां पुट करें t की वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे साइन ऑफ 2 पाई बाय t इंटू t। t की वैल्यू अगर 0 हो तो बताएं इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 0, साइन 0 0 होता है ना, t को 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो गया। मैं आपको एक फंक्शन सिखा रहा हूं आज, क्योंकि ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएचएम को समझने। तो पहले इसे क्लियर करना होगा। t 0 हो गया, अब t/8 पुट करो जरा, स्मॉल t को कैपिटल T/8 पुट करो, तो कैपिटल T/8 t से t कैंसिल ना, मैं पुट कर दूंगा आपको बात में। साइन ऑफ 2 पाई बाय t इनटू t/8, देखो t से t कैंसिल, हमसे 4 हो गया। पाई बाय 4 कितना होता है? 45, तो साइन 45 1/√2। तो जो लोग चाहे इसे प्रॉपर लिखते जाओ अपनी कॉपी के अंदर कि भाई जब हमने t को t/8 किया तो क्या बना, साइन ऑफ 2 पाई बाय t इनटू t/8 पूरा करके लिखो ऐसे, दैट इज साइन पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। कोई कंफ्यूजन मत रखना बस। और नेक्स्ट है t इज इक्वल टू t/4, बताते जाओ। t/4 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? t/4 पुट करेंगे, आप करते जाओ सॉल्व। साइन ऑफ 2 पाई बाय t इनटू t/4, t कैंसिल,
साइन पाई बाय 2 साइन 90 1 हो गया, दैट गेट्स मी 1। नाउ गो फॉर 3t by 8, करो जरा सॉल्व 3t by 8, t को 3t by 8 को करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2 पाई बाय t into 3t by 8, t से t कैंसिल, फिर से 4 आ गया, फिर बन गया साइन ऑफ 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 कितना होता है 135। याद रखने का तरीका समझाता हूं, देखो 0 से 45, 45 प्लस 45 90 प्लस 45 135, यानी पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, इजी हो गया। सो 3 पाई बाय 4 इज 135, sin 135 इज सेम एज sin 45, दैट इज 1 बाय रूट 2, अगेन 1 बाय रूट, ठीक है ना। आप सब जानते हैं साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट पुट करें 4t by 8 कितना बन जाएगा t by 2, 4t by 8 का मतलब कितना है t by 2। तो आप अब तक शायद ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि मैं t by 8 के डिफरेंसेस में टाइम को कंसीडर कर 0 t by 8 2t by 8 3t by 8 4t by 8 फिर 5 6 7 8 ऐसे करते जाओ फटाफट। सो नेक्स्ट है t is equal to t by 2। तो अब तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज मिल गई है करने के लिए, मैथ्स करो जल्दी करो, करते जाओ शाबाश, पता चल जाओ क्या आंसर आएगा। t by 2 कंसीडर करके आंसर बताएं। साइन ऑफ 2 पाई बाय t into t by 2, t कैंसिल 2 यहां से हट गया, साइन पाई साइन वाले t कितना होता है 0, ठीक है साइन 0 भी 0 साइन 180 भी 0। अब आपको बता के क्या करना है 4t by 8 तक पहुंच चुके हैं 5t by 8, तो यहां पे आपको लीडर बनना है, मेरी वेट मत करो सॉल्व करते जाओ बस फटाफट। 5t by 8 6t by 8 7t by 8 एंड देन t, यहां तक का मुझे कंप्लीट चाहिए, करते जाओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो अगर मैं t को 5t by 8 कंसीडर करता हूं तो साइन ऑफ 2 पाई बाय t into 5t by 8, t से t कैंसिल 2 से 4 आ गया 5 पाई बाय 4। अब समझो ये क्लियर करता हूं 0 पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 4 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, 45 पे चल रहे हैं ना, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, सो -1 by रूट 2। was not tough, pi by 4 2 pi by 4 3 pi by 4 4 pi by 4 5 pi by 4, that gets us -1 by root 2। what about 6t by 8, sin of 2 pi by t into 6t by 8, t gets cancelled, 2 से ये कितना हो गया 4 और 3 and 2 कितना बन गया sin of 3 by 2 pi 3 pi by 2। यार ये 3 pi by 2 कैसे देखें, ध्यान दीजिए 0 90 180 270 0 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ये सब मुझे मेडिकल स्टूडेंट्स के पॉइंट से करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। जिस नॉन मेडिकल वाले को हेल्प मिल रही है वो एक गलत बात है, बट मेडिकल वाले सभी से ध्यान से देखते जाएं कि पाई बाय 4 समझाया आपको, ऐसे ही पाई बाय 2 समझो, पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, सो इट्स 270। सो 270 0 या -1, चलो आप कहते हो साइन पाई बाय 2 कभी भी 0 नहीं होता, साइन पाई बाय 2 इज 1 राइट, और फिर साइन 3 पाई बाय 2 इज -1 थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद 70 by 8 करोगे तो कितना आ जाएगा साइन 2 पाई बाय t into 70 by 8, t gets cancelled 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 कहां चला गया देखिए, पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 4 पाई बाय 4 5 6 एंड 7 फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है -1 by रूट 2, ठीक है। और जैसे आप t पुट करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई आ जाएगा,
sin 2 पाई इज 1, वापस 1 हो गया, है ना? ठीक है ना? आपके पास मैथ्स है? अच्छा चलो फिर मैं छोड़ सकता हूँ। sin 2 पाई इज अगेन 0, तो ध्यान रखें 0 पाई 2 पाई। अब ऐसे समझना 0 पाई 2 पाई, तीनों पे 0 0 0 0 और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 दोनों पे 1, लेकिन 1 एंड -1, सो 1 एंड -1, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। सभी के ऊपर देखें, फर्स्ट 2 में 1/√2, थर्ड और फोर्थ में -1। मैं इसमें इतना टाइम सिर्फ इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ कि आपका इन वैल्यूज से कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप क्रैम करते रहेंगे। तो जो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं मैंने काफी तक आपके सामने खोल के रखे हैं, 0 पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 4 एंड देन अगेन 2 पाई। आपको इतना ही कंफर्टेबल होना पड़ेगा। गॉट दैट? अब ध्यान से देखिए वैल्यू कैसे चेंज हुई। 0 से स्टार्ट हुई, 1/√2 किसी को पता कितना होता है? 0.707। याद करने के लिए बोला था मैंने आपको, याद रखें 1/√2 इज 0.707, 0.707 1, फिर से 0.707, फिर 0। यानी ऐसा लग रहा है कि पहले ऊपर गया फिर वापस, लग रहा है ना? 0 से 0.7, फिर 1, फिर 0.7, फिर 0। उसके बाद माइनस में 0.7, फिर -1, फिर माइनस में 0.7 वापस, फिर वापस 0। यानी ये फंक्शन पहले पॉजिटिव में गया, फिर वापस 0 बना, फिर नेगेटिव में गया, फिर वापस 0 बना। तो इसकी नेचर क्या होती है वो एग्जैक्टली मैं प्लॉट कर देता हूं, अब मेरे साथ साथ बना देखिए ध्यान से। ये हम फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू टी, ठीक है? ऐसे बनाना ऊपर और फिर ऐसे, ये जैसे एसी की कर्व होती है ना, एसी डीसी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, वही वाली होती है साइन की फॉर्म में डिफाइन। दिस इज 0, यहां पे मैं टाइम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। इस टाइम के बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट करे, जैसे आपने ऊपर बनाया था ना, सेम ऐसे चलेगा। तो 0, यहाँ पे t, ये उसका आधा t/2, ये उसका आधा t/4, ये उसका आधा t/8। समझिए मैं किस तरीके से आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं। t टाइम वो आएगा जिसके बाद वापस से वैल्यू, यहाँ के बाद वापस से वैल्यू 1/√2, फिर 1, वापस रिपीट। तो t का आधा t/2, क्या t/2 पे वैल्यू 0 है? यस एग्जैक्टली। उसका आधा t/4, t/4 पे वैल्यू 1 है, एग्जैक्ट देख सकते हैं आप। उसका आधा t/8, t/8 पे कितनी है? 0.707। अब समझ के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा कह सकता है कि सर देखना यहाँ पे वैल्यू जितनी थी 0 और यहाँ पे हो गई उसके आधे पे 1, तो 1 से 0 आनी है तो उसके मिडिल में कितनी होनी चाहिए? 0.5। लीनियर ग्राफ नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, मेडिकल वाले ज्यादा ध्यान देना, अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उसमें आप कह सकते हो कि 0 से 1 हुआ तो मिडिल में कितना होगा? 0.5। लेकिन ये कैसा है? कर्व है। इस कर्व के अंदर ध्यान से समझिए, t/4 पे वैल्यू 1 है, 0 पे 0 है, लेकिन उसके मिडिल में 0.707। दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। दिस इज 0.707। क्लियर हुआ? मतलब t/4 और 0 के मिडिल में, 1 और 0 के मिडिल में वैल्यू 0.5 नहीं, 0.707। दैट मींस ये कैसी वेरिएशन है? नॉन लीनियर वेरिएशन। साइनोसॉइडल वेरिएशन में आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, साइनोसॉइडल वेरिएशन में यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, ये नॉन लीनियर वेरिएशन। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई चाहे तो इससे आगे ग्राफ, इसके आगे बना के देख लेना टेबल, ये सारी वैल्यूज एज इट इज रिपीट करें। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि इस फंक्शन का टाइम पीरियड कैपिटल टी जो हमने कंसीडर किया था वो कैसे डिफाइन। क्लियर? कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होती है याद है आपको? ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखते थे ना, तो वही ऐसे। ठीक है, आई होप साइन का फंक्शन आपको क्लियर हो गया। साइन का फंक्शन 0 पे मैक्सिमम होता है, 0 से स्टार्ट होता है। साइन 0 कितना होता है?
साइन जीरो कितना होता है? जीरो। यानी साइन का फंक्शन हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। साइन ओमेगा टी, साइन 2π/t जो भी लिखा हो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। ऐसा ही सेकंड फंक्शन में कॉस अंडरस्टैंड करना है। बस आज के लिए इतना ही कर पाएंगे। लिखिए नेक्स्ट, कॉस सेकंड फंक्शन आगे, सेकंड इज ft this time is equal to cos of 2π/t into t, 2π/t into t, ठीक है, डन। अब वापस से वही कंप्लीट आपको इसके लिए बनाना है, सभी लाइन दी, इधर आप t लिखेंगे, इधर cos of 2π/t into t, जीरो। अब तो आपको पता है मल्टीपल्स क्या करने हैं, t/8, t/4, 3t/8, t/2, 5t/8, 6t/8 जिसको 3t/4 भी लिखा जा सकता है, फिर 7t/8 and then ultimately t, राइट। जितना हो सके उतना फास्ट बोलो इसको, पहले 0, t/8, t/4, 3t/8, 4t/8 is t/2, 5t/8, 6t/8 is 3t/4, 7t/8 and t। तो जीरो तो पता ही है, t को जीरो पुट करोगे तो cos जीरो हो जाएगा। cos जीरो कितना होता है? 1। तो एक छोटी सी बात मेरी याद रखना है यहाँ पे, जब भी आप SHM पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है, जब चीजें जीरो से शुरू हो रही हो तो साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, और जब मैक्सिम से शुरू हो रही हो तो cos को यूज करो। जीरो से मतलब साइन यूज करो, मैक्सिम से मतलब cos यूज। सो दैट्स इट। सो 1 आ गया। t/8 में जरा कोई वैल्यू निकाल दो, cos 2π/t into t/8। हाँ, cos π/4 कितना होता है? 1/√2, 1/√2। उसके बाद t/4 cos π/2 कितना होता है? 0। आई वुड रिकमेंड, जिन बच्चों को वैल्यूज नहीं पता वो ये सब कुछ करके देखेंगे, चाहे घर पे करके देख लेना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। t/4 पे 0, 3t/8 पे वापस से ही आ जाएगा 1/√2, t/2 पे -1 आ जाएगा। अभी माइनस नहीं आया, कैसे देखो, t/4 करके दिखा रहा हूं, cos of 2π/t into t/4। हाँ जी, बता दे जाए, शुड इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव? अब बोलो बोलो बोलो, हैव कॉन्फिडेंस। क्रिश आप भी कुछ बोल रहे थे? नेगेटिव आएगा, एग्जैक्टली नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा, मैं यहाँ ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए टाइम की फॉर्म में जो आप cos of 2π/t into t स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट होगा, वो ऐसे जाता नीचे जाएगा फिर वापस ऐसे। तो 0 पे ये मैक्सिमम 1 है, फिर धीरे धीरे कम होते होते यहाँ 0 आने के बाद फिर कहां जाता है? नेगेटिव। बिल्कुल सही हो। जैसे आप 3t/8 रखेंगे तो इट गोज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव -1/√2, और फिर वहां पे जब t/2 पुट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट जहां खत्म हो रहा है, cos पाई कितना होता है? -1। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स, आज आपको घर जाके साइन और कॉस इतनी बार करना है कि आप नॉन मेडिकल वालों से ज्यादा कंफर्टेबल हो। सो 3t/8 देखा तो वो क्या दिखाई देना चाहिए? 3π/4, इट इज इक्वल टू दैट, राइट। जैसे आपने देखा t/2 मतलब घूम के उधर पहुंच गया, आधा हो गया, यानी पाई पे पहुंच गया, cos पाई इज -1। अब कौन सा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सो फिर वापस -1/√2 और 0। अब ये फिर समझाता हूं क्या दिखना चाहिए आपको, कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप π/4 नीचे पहुंचे तो वो तो बन गया -1/√2, फिर और π/4 आगे गए तो कहां पहुंच गए? 270 के एंगल पे। cos of 90, cos of
270 comes out to be 0, तो वो 0। अब उससे आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 1/√2 एंड 1। राइट, आई लीव दिस फॉर यू। जो भी ऐसे करके कंप्लीट करना चाहे वो घर पे करें। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक चीज समझाई। जैसे जैसे आप इनको देखते हैं तो आपके दिमाग में कितना एंगल घूमना चाहिए, π/4। यहाँ से यहाँ गया तो π/4 आगे चला गया, फिर π/4 और आगे चला गया, π/4 करते करते टोटल कितना हो गया 2π। 2π के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करेगा फंक्शन। सो दैट इज, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे 0, ये रिपीट कहाँ करेगा, इधर आके करेगा। दिस इज t, t का आधा t/2, उसका आधा t/4, उसका आधा t/8। देखें t/8 पे वापस कितना बन गया, 0.707। तो याद रखना आज की क्लास से, जब भी आपको 0 से बिगिन करना होगा तो साइन यूज करेंगे, जब मैक्सिमम से बिगिन करना होगा तो कॉस यूज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। और आई होप जिन बच्चों ने आज पहली बार आके क्लास करी या दूसरी बार करी उनको डिफरेंट समझ में आया होगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि वो आगे भी कंटिन्यू करें। और जो लोग घर से कर रहे हैं, फिर बोल रहा हूं, अगर कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है या घर से बाहर आज तक निकला ही नहीं लॉकडाउन के बाद से, उसकी तो बात है भाई ठीक। अदरवाइज बाकी लोग आओ, अपना आराम से आप क्लास करके जाओ, मास्क लगा के आओ, राइट, सैनिटाइजर कैरी कर सकते हो।